नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज का करंट टॉपिक नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अतिशय महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित ही इससे एक नंबर आने वाले हैं और हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले आप ही तक सूचना कोई हो पहुंचे। और इसके साथ एक आवश्यक सूचना आपको बतानी है। हम देख रहे हैं हमारे कुछ व्यूअर हैं, हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, हमारे कुछ मित्रगण हैं जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं। हमारा नंबर नहीं लग पाता तो हम उनको बताना चाहेंगे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो हरदम खुला रहता है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है 9452904134 या 9452904134। आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर हम उत्तर आपको यूट्यूब के इनबॉक्स में ही दे देते हैं। मान लीजिए कभी कोई बड़ी जानकारी लेनी हो तो आप इस पर संस्था से संबंधित बातों की जानकारी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, कई सालों से बहुप्रतीक्षित था। 70 साल के बीच में लगभग यह तीसरी शिक्षा नीति है। यह नई शिक्षा नीति चर्चा का कारण क्या रहा? जैसे आप जानते हैं, चर्चा का कारण में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, ध्यान रखेंगे 29 जुलाई की डेट आपके लिए अतिशय महत्वपूर्ण डेट है। 29 जुलाई विशेषकर दो कारणों से चर्चा में रहा है। पहला कारण आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति, और दूसरा कारण है राफेल लड़ाकू विमान का भारत में आगमन। ये डेट आपसे खूब पूछा जाएगा क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की कक्षाएं निरंतर कुछ न कुछ चलती रहें, थोड़ी देर ही चले लेकिन चलें। तो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी केंद्रीय कैबिनेट ने। और इसमें क्या था? इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरे देश भर में ज्ञान, विकास, बुद्धि और कौशल के स्तर तक बदलाव, ज्ञान, विकास, बुद्धि और कौशल स्तर तक बदलाव, अर्थात प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसमें बदलाव की बात कही गई, चर्चा का कारण रहा। और यह बदलाव, जैसे आप जानते हैं, 34 वर्ष पुरानी 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। आपसे पूछा जाएगा कितने वर्ष पुरानी शिक्षा नीति या कितने वर्ष के बाद यह शिक्षा नीति लाई गई, तो 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति है। अब थोड़ी हम शिक्षा नीति के पृष्ठभूमि में चर्चा कर लेते हैं। वैसे अभी आधुनिक इतिहास में आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था आपको पढ़ानी है, अभी उस पर हमने कार्य नहीं किया है, उसको पढ़ाएंगे तो ये भी शामिल हो जाएगा। फिलहाल अभी आप देखें जो शिक्षा, भारत की शिक्षा नीति है, इसकी पृष्ठभूमि देखें। जैसे आप जानते हैं भारत में 3 शिक्षा नीति प्रचलन में आई है। जो पहली शिक्षा नीति थी कोठारी आयोग की सिफारिश पर, दौलत राव कोठारी, 1964 में एक आयोग गठित किया गया जो 1964 से लेकर 66 के बीच में कार्य किया, और इनकी सिफारिश के आधार पर 1968 में प्रथम शिक्षा नीति बनी। प्रथम शिक्षा नीति पर यहाँ चर्चा अप्रासंगिक होगा क्योंकि अभी शिक्षा पॉलिसी आपको पढ़ानी है। शिक्षा के संबंध में आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करनी है। दौलत राव कोठारी के आयोग के संबंध में या इस शिक्षा नीति के संबंध में बातें हो जाएंगी। फिर दूसरी शिक्षा नीति, आपसे पूछा जाए प्रथम शिक्षा नीति कब, किस आयोग की सिफारिश पर, ठीक है? तो आप देखें 1986 में द्वितीय शिक्षा नीति तथा लागू की बनाई गई, और 1992 में संशोधन के साथ ही इसको मंजूरी मिल गई। अब प्रश्न उठता है, जब प्रथम शिक्षा नीति बनी तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और द्वितीय शिक्षा नीति के माने में राजीव गांधी जी थे। संशोधित जब हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव साहब थे।
और वर्तमान शिक्षा नीति में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कुछ समितियों का भी गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे, समितियों से भी आपसे प्रश्न पूछेंगे। वैसे इस पर 2 समितियां गठित हुई थी। पहली समिति थी 2015 में गठित हुई, TRS सुब्रमण्यम समिति। 2015 में TR सुब्रमण्यम समिति गठित हुई और इस समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। फिर सिलसिला चली रहा है। 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व प्रमुख चेयरपर्सन भी रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में पुनः एक समिति गठित की गई और इसने भी अपनी रिपोर्ट 2019 में प्रस्तुत की। अर्थात नई शिक्षा नीति पर सुब्रमण्यम आयोग और सुब्रमण्यम कमेटी और के कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया। आइए अब प्रमुख शिक्षा नीति के संबंध में कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लें। जैसे हमने आपको बताया था कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विशेष परिवर्तन की बात की गई है। सबसे पहले देखा जाए तो जो नई शिक्षा नीति लागू की गई, इसका प्रमुख बिंदु में HRD मंत्रालय, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब आपसे यही एक प्रश्न है, भारत के 21वीं सदी के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? भारत के 21वीं सदी के भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? ये आपको उत्तर देना है। जैसे आप जानते हैं HRD मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया, तो यहीं से फिर बन जाता है कि अगर शिक्षा मंत्रालय रखा गया तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है या प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है भारत के परिप्रेक्ष्य में, स्टेट के परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता भारत के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, आइए देखें। और इस पर खर्च की बात रही तो समस्त इसी नीति में एक और बदलाव किया गया। समस्त GDP का 6% शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान है। यही एक बात और हम आपको अवगत करा देना चाहेंगे, चाहे प्रथम शिक्षा नीति रही हो या द्वितीय शिक्षा नीति रही हो या आज की तृतीय शिक्षा नीति, इन तीनों शिक्षा नीतियों में GDP के 6%, ध्यान रखेंगे, कंपेयर भी करते चले, 6% समस्त GDP का खर्च करने का प्रावधान किया गया था। किंतु कतिपय कारणों के चलते यह संभव नहीं हो सका और आज जो अभी तक शिक्षा नीति पर या शिक्षा पर खर्च किया जाता है, समस्त GDP का 4.43% है। यहीं पर एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और हम आपको बता देना चाहेंगे, जो आपके लिए अतिशय महत्वपूर्ण है। अभी इसके पहले जैसे इतना बड़ा परिवर्तन किया गया तो जाहिर सी बात है अर्थ की कमी होगी, अर्थ इसमें ज़्यादा लगेगा। तो पहले बजट में क्या प्रावधान किया गया था? पिछले बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 94,800 करोड़ रुपए और इसमें 4,500 करोड़ रुपए की वृद्धि करके वर्तमान बजट में 2020 के बजट में इसमें कर दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 99,300 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया। ये आपसे पूछा जाएगा कि 2020 के बजट में, ठीक है मैं शिक्षा पॉलिसी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो आपसे प्रश्न बनेंगे, मेरा उद्देश्य है आपको कंपटीशन क्वालिफाई कराना। शिक्षा पॉलिसी के संबंध में जो चर्चा हम कर ही रहे हैं, लेकिन इससे संदर्भित जो प्रश्न आपको बन जाएंगे वो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बजट का उल्लेख जो आपके शिक्षा नीति में नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न आपसे बनने वाला है क्योंकि इसकी प्रासंगिकता दिखाई पड़ रही। नए बजट के हिसाब से जब बजट आप देखेंगे तो यहाँ 99,300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन किए गए, क्या क्या परिवर्तन किए गए, महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संदर्भ में जानेंगे। देखा जाए, जैसे आप जानते हैं नई शिक्षा पॉलिसी में प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई स्थानीय भाषा व मातृभाषाओं में दी जाएगी।
स्थानीय भाषा व मातृभाषाओं में दी जाएगी। इसके पहले 1986 की शिक्षा नीति रही हो। 1986 की शिक्षा नीति में एक त्रिभाषा शिक्षा पद्धति थी। त्रिभाषा की शिक्षा पद्धति पर इस समय मौन कोई इस पर फेरबदल नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कहा गया, प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई स्थानीय व मातृभाषा में दी जाएगी तथा इसे ग्रेड 8 तक बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक से लेकर भविष्य में, प्राथमिक में तत्काल होगा लेकिन ग्रेड 8 तक भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। अब अगला पॉइंट इसी में, विदेशी शिक्षा सेकेंडरी से दी जाएगी तथा इसे किसी पर थोपा नहीं जाएगा या जबरदस्ती अधिरोपित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला बिंदु है जो अतिशय महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको देखें। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER का लक्ष्य रखा गया है। 100% GER का मतलब होता है ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन रेशियो, ठीक है। आइए, तो अगला पॉइंट है, स्कूल से दूर रहे। अभी तक जो 2 करोड़ बच्चे हैं, कितने, 2 करोड़ बच्चे किसी कारण से स्कूल से दूर हैं, उन्हें दोबारा स्कूली शिक्षा में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों या आधारभूत संरचनाओं की विकास की बात भी नई शिक्षा नीति में की गई है। आइए देखते हैं, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, स्कूल पाठ्यक्रम पहले, नई शिक्षा नीति के पहले 10+2, ध्यान रखेंगे, 10+2 की जगह 5+3+3+4, इस प्रकार से 15 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। पहले 12 वर्षीय पाठ्यक्रम था, अब 15 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका क्रम ऐसे होगा 5+3+3+4, ठीक है। पाठ्यक्रम लागू होगा जो क्रमशः, ये आयु वर्ग है 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष के क्रम में बांटे गए हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसी में प्री स्कूलिंग के साथ 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ 3 वर्ष की आंगनबाड़ी शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ध्यान रखेंगे, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम में के दायरे में लाया गया है। पहले क्या था, 3 से 6 वर्ष को बच्चों को पाठ्यक्रम के दायरे में नहीं लाया जाता था, लेकिन अब लाए जाने का प्रावधान किया गया है। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, छठी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठी क्लास के बाद वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स का मतलब व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल कोर्स के साथ साथ व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जो ये इच्छुक विद्यार्थी होंगे उनको इंटर्नशिप पर भी भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके प्रतिभा के निखार के लिए म्यूजिक और आर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। अब आइए अगला परिवर्तन देखते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर की स्थापना की जाएगी। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय की स्थापना की जाएगी। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़ दिया जाएगा। छोड़ करके अन्य के लिए क्या होगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर के लिए क्या किया जाएगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई या किस समिति की सिफारिश पर हुई या किस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई, ध्यान रखेंगे, या कब की गई। यहाँ से विविध प्रकार के प्रश्न बनेंगे जिसे HECI कहा जाएगा, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, का गठन किया गया, जिसमें UGC का भी विलय कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 स्वतंत्र वर्टिकल भी होंगे जो विविध निकायों को देखेंगे, ठीक है। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% तक GER करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उच्च शिक्षा में किस वर्ष तक 50% GER का प्राय है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, नामांकन बढ़ाने के लिए 50% कब तक, ये आप जैसे देख रहे हैं 2035 तक, और प्राइमरी एजुकेशन में कब तक, 2030 तक 100% वहाँ है तो रखा जाएगा। लेकिन वर्तमान 2018 में GER कितना है हायर एजुकेशन में, 26.3%,
ध्यान रखिएगा। ये आपसे पॉइंट महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। पहली बार मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को अपनाया गया। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम पहली बार अपनाया गया कि किसी भी स्टेप पर विद्यार्थी किसी कोर्स को छोड़ सकता है, छोड़ के पुनः ज्वाइन कर सकता है। पहले क्या होता था, छोड़ देता था तो उसका सत्र बेकार जाता था, उसकी पढ़ाई बेकार जाती थी। इसके मद्देनजर सरकार ने कुछ ऐसी सुविधा दिया हुआ है, लागू किया है, जिसमें 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, अगर एक वर्ष में करके छोड़ता तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया मिलेगा, 2 वर्ष में डिप्लोमा और 3 से 4 वर्ष में डिग्री, मल्टीपल एग्जिट एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत। अब इसी में, इस शिक्षा नीति में छात्रों को आज़ादी होगी कि किसी भी स्टेप पर एक कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकता है। किसी स्टेप पर खास समय तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकता है। निश्चित समय तक छोड़कर नए सत्र में दाखिला ले सकता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है, यह आपसे कोर्ट में प्रश्न बन सकते हैं। उच्च शिक्षा में शोध करने के लिए, जैसे हायर के क्षेत्र में आप शोध करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, तो 4 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा, डिग्री प्रोग्राम होगा 4 वर्ष के लिए। और नौकरी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, शोध क्षेत्र में नहीं जाना चाहते, 3 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम उसके लिए रखा गया है। इसमें एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल को समाप्त करके अब सीधे एमए के बाद पीएचडी, कोई छात्र पीएचडी में दाखिला ले सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ देखा गया है, एकल विषयक। एकल विषयक का मतलब है कि जैसे लॉ कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, कृषि कॉलेजों में केवल एक विषय लॉ, इंजीनियरिंग और कृषि को वरीयता दी जाती थी या कृषि विषय पढ़ाए जाते थे। अब इसमें जो एकल का विषयक संस्थान है, इसमें बहुविषयक पढ़ाई भी होगी, अर्थात मानविकी व अन्य विषय भी पढ़ाए जाएंगे। एक बात और आपसे कहनी, जो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति की पॉलिसी को 75% तक वर्ष 2024 तक लागू की जाएगी। शेष बातें समय के साथ धीरे धीरे लागू की जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 75% तत्क्षण लागू होगा, 75% तत्काल लागू होगा और शेष बातें 2024 तक धीरे धीरे लागू की जाएगी। इस प्रकार से नई शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी रही, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अतिशय महत्वपूर्ण हैं। आप इनको देखें, इससे लाभान्वित हों। अगला वीडियो शीघ्र ही अपने नियम से क्रमशः आपके पास जाता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।